वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ट्यूमर के बारे में। इसे प्रोलैक्टिनोमा भी कहा जाता है। ये एक ट्यूमर है जो ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। मस्तिष्क के मध्य में स्थित इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, लेकिन लोगों को इस ट्यूमर के बारे में बहुत कम जानकारी है। आज इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के एचओडी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर संदीप वैश्य। डॉक्टर वैश्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर संदीप, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है और उसका मेन काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो कि दिमाग के नीचे बेस में होती है। और वो एक पिट्यूटरी स्टॉक के द्वारा दिमाग के एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, उससे जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं और अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के सारे हार्मोन्स बनाता है। या वो उन ऑर्गन्स को हार्मोन बनाता है जो कि जाके उनको स्टिमुलेट करता है और वो हार्मोन्स बनाते हैं। तो जितने भी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं या बनाए जाते हैं। तो इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पिट्यूटरी ट्यूमर क्या होता है? क्या ये हार्मोन्स में इम्बैलेंस का ही नतीजा है और ये कितना सीरियस और कॉमन है हमारी कंट्री में? हम तो चूंकि बहुत ऑपरेट करते हैं इसलिए हम तो काफी देखते हैं, बट उसका ये कुछ लाख लोगों में 2-3 पेशेंट्स को हो सकता है नॉर्मल पॉपुलेशन में। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसा मैंने बताया आपको कई किस्म के हार्मोन बनते हैं। जो कि जैसे प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं और इनके अलग अलग सेल्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन सेल्स के बीच में पड़े होते हैं, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होता, हार्मोन बनाने का फंक्शन नहीं होता है। तो ट्यूमर इनमें से किसी भी सेल में अगर ग्रोथ होगी तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर कई किस्म के हो सकते हैं। जिस किस्म के सेल से बन रहा है उस टाइप का ट्यूमर होगा। तो कितनी सीरियस कंसर्न है ये? सीरियस कंसर्न इस मामले में है कि अगर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उस हार्मोन के बढ़ने से जो भी नुकसान होगा शरीर को वो नुकसान होगा। दूसरा, जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ेगा आंख की नस पे प्रेशर डालता है, उससे आंख की रोशनी कम हो सकती है। और कभी कभी किसी में बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं तो उसमें जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए, क्या इस ट्यूमर के कोई खास लक्षण है? जैसे आपने अभी कहा कि आईज को बहुत इफेक्ट करता है, और किन लोगों को और किस उम्र में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? ये ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है, बट यूजुअली हम 20 साल से ज्यादा बड़े लोगों की उम्र में देखते हैं। उसके बाद 80 या 90 साल के लोगों में भी हमने देखा है और 20-20 साल के लोगों में भी देखा है। बहुत रेयरली ये बच्चों में होता है। और इसके जो लक्षण हैं 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो उसका साइज कितना है, दूसरा वो क्या हार्मोन बना रहा है। तो अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर सबसे पहले तो आंख की रोशनी को खतरा होगा, आंख की रोशनी कम होती जाएगी। आज ही मैंने एक पेशेंट देखे थे जिनकी आंख की रोशनी कम होती जा रही थी, पर पहले उनका किसी ने एक आंख का कैटरेक्ट ऑपरेट कर दिया, ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरी आंख का भी कैटरेक्ट हो गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब उनकी जांच हुई तो पता चला कि पिट्यूटरी ट्यूमर के कारण था। सबसे पहले ये आंख की रोशनी पे असर डालेगा। और बड़ा हो जाएगा तो दिमाग के पानी के रास्ते को ब्लॉक करता है। धीरे धीरे दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगेगा, उससे सर में दर्द होगा, उल्टी हो सकती है। और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आदमी बेहोश भी हो सकता है और लाइफ को रिस्क हो सकती है। दूसरे लक्षण होंगे उसके हार्मोन के कारण। तो जैसा आपने बताया, प्रोलैक्टिनोमा एक किस्म का ट्यूमर है जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल से बनता है, जो उसमें प्रोलैक्टिन लेवल बहुत बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन है बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन। तो जनरली जब भी कोई गर्भावस्था में धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ना शुरू होता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसका लेवल हाईएस्ट हो जाता है, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन हो सके। और प्रोलैक्टिन का एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है कि भगवान भी चाहता है कि जब एक बच्चा पैदा हुआ है और मदर उसको दूध पिला रही है तो दूसरा बच्चा उस वक्त तुरंत वो प्रेग्नेंट ना हो। तो जब तक मदर बच्चे को दूध पिला रही होती है, प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है, उसमें दोबारा कंसीव करना मुश्किल रहता है उस वक्त। तो जिन लोगों का प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है, भले ही उनके वो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, उनका मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, उनके ब्रेस्ट से मिल्क आ सकता है। सेकेंडली, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं या बहुत एबनॉर्मल हो जाते हैं।
ओके। और उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। ओके। एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। दूसरा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा जो बहुत लंबे चौड़े जो एथलीट्स होते हैं, जो 7-7 फुट के 8-8 फुट के लोग होते हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा हाइट के लिए जो लोग होते हैं, उनको ये ट्यूमर होता है। ओके। उससे बॉडी की ग्रोथ एकदम बढ़ जाती है। तो अगर ये 17-18 साल की एज के पहले हो जाता है तो वो लोग बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं। ओके। लेकिन एक बार ग्रोथ रुकने के बाद अगर ये ट्यूमर होता है तो उनके हाथ पैर मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी नाक बहुत मोटी हो जाती है, आईब्रोज बहुत मोटी हो जाती हैं, उंगलियां बहुत मोटी हो जाती हैं। तो एक सबसे कॉमन लक्षण ये होता है कि जो जिंदगी भर से जो जूते का साइज था, अचानक जूते का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, या जो रिंग जो पहनते थे हाथ में, वो हाथ में आनी बंद हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है। तो उससे पता चलता है। ओके। तीसरा किस्म का ट्यूमर होता है जो एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है। उसके अंदर लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बॉडी में रेड कलर की लाइंस जैसी बन जाती हैं, बीपी बहुत हाई हो जाता है। तो उसके अपने अलग लक्षण होते हैं। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए कि इसके पीछे होने की वजह क्या है? क्या जेनेटिक भी एक कारण हो सकता है? इसके पीछे होने की वजह किसी को नहीं पता है। जेनेटिक डेफिनेटली रीजन नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं देखते कि फादर को हुआ या बच्चों को भी हुआ हो। तो हेरिडिटी नहीं है ये। अब जेनेटिक इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिला है, लेकिन ये किसी को भी हो जाता है। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? वैसे पता लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को आंख की रोशनी की कमी हो रही है और ऑब्वियसली उसका रीजन अगर आंख में नहीं मिलता है, तब हमें ब्रेन का एमआरआई करके देखना होगा कि कहीं पिट्यूटरी ट्यूमर तो नहीं है। ओके। या जिन लोगों का प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, या ग्रोथ हार्मोन लेवल हाई है, या एसीटीएच कोई भी हार्मोन का लेवल हाई है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, तो पहले तो हार्मोन की जांच करके देखते हैं कि वो हार्मोन अगर बढ़ा हुआ है तो फिर हम पिट्यूटरी ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं और उस केस में एमआरआई करके देखते हैं, तब हमें उसका पता चलता है। ओके। तो क्या साइज के आधार पे भी इसे बांटा जाता है और इन्हें बांटने का क्या वजह होती है साइज के अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग बहुत स्पेसिफिक उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जो 1 सेंटीमीटर से छोटे ट्यूमर होते हैं उनको माइक्रो एडिनोमा बोलते हैं, और जो 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उनको मैक्रो एडिनोमा बोलते हैं। ओके। और जो 2.5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उनको जाइंट ट्यूमर बोलते हैं। ओके। तो इसको बांटने की वजह क्या होती है? बहुत कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन जो आँख की नस है और नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड में करीब करीब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो जिनका 1 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर हो सकता है, वो आँख की नस को दबाना शुरू कर देगा, जिसमें कि उनको आँख की रोशनी कम होने का खतरा रहेगा। तो जिनका ट्यूमर उससे छोटा है और दवाई से मैनेज हो सकता है या रेडिएशन से मैनेज हो सकता है, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर है, उसमें अधिकतर लोगों में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ओके। डॉक्टर जैसे कैंसर को स्टेजेस में बांटा जाता है, तो क्या इसकी भी कुछ स्टेजेस होती है? ये कैंसर नहीं है एक्चुअली, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो ऐसा वैसी स्टेजेस नहीं है, बट लोगों ने उसको साइज के आधार पे जरूर बांटा है, जैसे माइक्रो एडिनोमा है, मैक्रो एडिनोमा है, जायंट ट्यूमर है। जब जायंट ट्यूमर भी और बड़ा हो जाता है तो ब्रेन के कई कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है, उसको मल्टी कंपार्टमेंटल ट्यूमर बोलते हैं। तो वो बेसिकली सर्जिकल अप्रोच के हिसाब से उसको डिवाइड किया। ओके। तो पिट्यूटरी ट्यूमर और ब्रेन कैंसर में दोनों में क्या फर्क है? पहली चीज तो पिट्यूटरी ट्यूमर ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन के बाहर है। ये खाली आँख की नस को दबाता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ब्रेन को प्रेस करता है, बट ब्रेन के अंदर नहीं होता है। दूसरा, ये कैंसरस ट्यूमर नहीं है। ओके। जो ब्रेन कैंसर होते हैं वो ब्रेन के सेल्स से निकलते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं और कैंसरस होते हैं। ओके। डॉक्टर इसका इलाज क्या है? क्या इसके लिए किसी प्रकार की सर्जरी होती है? क्या दवाइयों से भी ये ठीक हो सकता है? अगर ट्यूमर बड़ा है, आँख की नस को दबा रहा है, तो अमूमन तौर पे इसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है। सिर्फ प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है जो कि दवाइयों से छोटा हो जाता है और उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी सब पेशेंट्स के अंदर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और सर्जरी इसकी काफी सेफ है। अधिकतर ट्यूमर्स को हम नाक के रास्ते एंडोस्कोप से ऑपरेट करते हैं। ओके। कुछ बहुत बड़े ट्यूमर होते हैं जो मल्टी कंपार्टमेंटल और बड़े ट्यूमर होते हैं, उनको सिर खोल के क्रेनियोटमी करके ऑपरेट करना पड़ता है, बट वो बहुत रेयर होता है। अधिकतर ट्यूमर नाक के रास्ते से ऑपरेट हो जाते हैं। ओके। तो एक बार ऑपरेट होने के बाद ये दोबारा भी डेवलप हो सकता है? अगर ट्यूमर पूरा निकल जाता है तो उसके दोबारा होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। ओके। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर ट्यूमर रह जाता है तो उसके दोबारा जैसे पहले हुआ था वैसे उसी तरह उसी जो बचे हुए ट्यूमर के दोबारा बढ़ने की रिस्क रहती है। ओके। तो जो ट्यूमर बचा रह जाता है उसको हम रेडिएशन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, रेडियो सर्जरी कहते हैं उसको।
वो एक दिन का ट्रीटमेंट होता है, उसमें हाई डोज रेडिएशन देते हैं जिससे कि ट्यूमर का बढ़ना खत्म हो जाता है। ओके। जैसे कि आपने बताया कि कई केसेस में इसमें पेशेंट्स की जान को भी खतरा रहता है, तो क्या ये शरीर के किसी दूसरे भाग में भी फैल सकता है? नहीं, दूसरे भाग में नहीं फैलता, ये ट्यूमर वहीं रहता है। ओके। डॉक्टर वैश्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया पिट्यूटरी ट्यूमर क्या है और इसके क्या लक्षण हैं, तो अगर आपको भी पिट्यूटरी ट्यूमर के कोई भी लक्षण नज़र आएँ तो तुरंत टेस्ट करा के इसका इलाज शुरू करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप तक उस विषय से जुड़ी हर जानकारी देने की। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.